क्वालिटी, बेस्ट परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स, बेस्ट एक्सपीरियंस, बट हाई प्राइस। जी हाँ, बात हो रही है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक, एप्पल की। एप्पल की स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज की वजह से आज हर कोई उसे जानता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होगा कि एक टाइम पे कंपनी ने $740 मिलियन का लॉस बेयर किया था और उनके हाई प्राइसेस की वजह से उनकी सेल्स भी डाउन हुई थी। नाउ क्वेश्चन इज दैट ये कैसे हो सकता है कि एप्पल जैसी कंपनी को भी इतने ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ा। ये जानने के लिए हमें एप्पल की हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। तो एप्पल की कहानी शुरू होती है 1971 से, जब स्टीव जॉब्स की एज 16 इयर्स थी। उस टाइम पे बिल फर्नांडिस, जो कि स्टीव वॉजनियक के पड़ोसी थे, वो उन्हें स्टीव जॉब्स से मिलवाते। वॉजनियक एक इंजीनियर थे और उनकी एज थी 21 इयर्स। उस टाइम पे उन्होंने एक ऐसा कंप्यूटर डिजाइन पेपर पे बनाया था जिसमें कम से कम कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ी। स्टीव जॉब्स को यह डिजाइन बहुत ही ज्यादा यूनिक लगा और उन्होंने इसे मास प्रोड्यूस करने के लिए स्टीव वॉजनियक को कन्विंस किया। प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास प्रोडक्ट का आइडिया तो था, लेकिन उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें जिन कंपोनेंट्स की जरूरत थी वो कहीं नहीं मिल रहे थे, और अगर वो मिलते भी तो काफी महंगे थे। इस टाइम पे स्टीव जॉब्स अपने क्लास प्रोजेक्ट के लिए हैवलेट पैकार्ड में काम कर रहे थे। स्टीव जॉब्स की परफॉर्मेंस को देखकर बिल हैवलेट काफी इंप्रेस हुए, इसलिए स्टीव जॉब्स ने सोचा कि वो कंपोनेंट्स दिलाने के लिए उनसे मदद मांगेंगे। बिल ने स्टीव की मदद भी की, लेकिन इस टाइम तक स्टीव वॉजनियक, जिन्होंने वो डिजाइन बनाया था, वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एनरोल कर चुके थे। लेकिन फिर भी किसी तरह से वो कंप्यूटर डिजाइन को फिर से एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी हो गए। उन्होंने किसी तरह से कंप्यूटर बनाना शुरू तो कर दिया, लेकिन उसे मास प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी, क्योंकि उस टाइम पे सीपीयूज के प्राइसेस बहुत ही ज्यादा थे। इंटेल और मोटोरोला जैसी कंपनीज उस टाइम पे सीपीयूज बनाती थी, जिनके प्राइसेस $170 से $180 तक थे। इन प्राइसेस को अफोर्ड कर पाना इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसी वजह से इन दोनों ने सोचा कि वो खुद अपने सीपीयूज बनाएंगे, लेकिन सीपीयू बनाने के लिए जिन माइक्रो प्रोसेसर्स और मेमोरी की जरूरत होती है, उनके प्राइसेस भी ज्यादा थे। इस प्रॉब्लम की वजह से उनका प्लान कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। लेकिन 1976 में उनके सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती, जब एमओएस टेक्नोलॉजी एक नया माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च करती है 6502, और इसकी प्राइस थी सिर्फ $20। वॉजनियक बिना मौका गवाए अपनी एक महीने की सैलरी से सारे कंपोनेंट्स खरीद लेते थे, और इसी तरह से कंप्लीट होता है कंपनी का पहला प्रोडक्ट, एप्पल वन। यह कंप्यूटर उस टाइम पे सबसे ज्यादा यूनिक था, क्योंकि उस टाइम तक कंप्यूटर्स में मॉनिटर्स या डिस्प्ले नहीं होती थी। इस यूनिक डिजाइन को देखकर पॉल टेरेल ने अपनी कंपनी बाइटशॉप के लिए 50 एप्पल वन डिवाइसेस का ऑर्डर दिया, और ये एप्पल का पहला ऑर्डर था। ऑर्डर उन दोनों को मिला तो सही, लेकिन उसे प्लेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि अभी तक उनके पास इतनी ज्यादा फंडिंग्स नहीं थी। इसलिए जॉब्स ने पोल से 30 डेज का टाइम मांगा, और जैसे तैसे क्रेडिट पर रॉ मटेरियल्स परचेज करके उन्होंने ये ऑर्डर पूरा किया। और इसी इंसिडेंट के बाद धीरे धीरे एप्पल को मार्केट में रिकॉग्निशन मिलने लगी, और एप्पल वन से जॉब्स और वॉजनियक ने $8,15,000 के रिटर्न्स जनरेट की। लेकिन वो दोनों यहाँ पर रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने एप्पल टू पर काम करना शुरू कर दिया, जिसमें डिस्प्ले के लिए उन्होंने कलर्स और ग्राफिक यूज करने का प्लान बनाया था। स्टीव जॉब्स के सामने यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उन्हें इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके मार्केट में लॉन्च करने के लिए ज्यादा कैपिटल रेज करनी। इसलिए उन्होंने मार्क मर्क्यूला के साथ मिलकर बैंक से $250,000 की लोन ली। मार्क उस टाइम पे एंजल इन्वेस्टर्स थे और जॉब्स ने उनसे मदद मांगी। अप्रैल 1, 1977 तक एप्पल टू रेडी हो चुका, जिसे 16 अप्रैल 1977 को लॉन्च किया गया। एप्पल टू इतना पॉपुलर हुआ कि कुछ ही महीनों में उस डिवाइस की मिलियंस ऑफ यूनिट सेल हो चुके थे, और एप्पल की पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और इसी वजह से जब 12 दिसंबर 1980 में एप्पल का आईपीओ लॉन्च हुआ, तो उसके 4.6 मिलियन शेयर्स बिक चुके थे, और स्टीव जॉब्स की वेल्थ 25 साल की उम्र में ही $217 मिलियन हो चुकी। इस आईपीओ ने 1956 में लॉन्च हुए फोर्ड कंपनी के आईपीओ का भी रिकॉर्ड तोड़, और एप्पल आईपीओ के थ्रू सबसे ज्यादा फंड रेज करने वाली कंपनी बन चुकी थी। यहाँ तक तो कंपनी के साथ सभी चीजें सही हो रही थी, लेकिन प्रॉब्लम शुरू तब हुई जब मई 1980 में कंपनी ने एप्पल टू का सक्सेसर एप्पल थ्री लॉन्च की। इसके प्राइसेस फीचर्स के हिसाब से $4340 से लेकर $7,800 तक थे, जो ऑब्वियसली काफी ज्यादा थे, और साथ ही साथ उसमें ओवरहीटिंग और क्रैशिंग जैसे इशू। असल में स्टीव जॉब्स ने सोचा था कि एप्पल थ्री में कूलिंग फैंस को हटा दिया जाए ताकि कंप्यूटर साइलेंटली यूज हो सके, और इसी वजह से एप्पल थ्री में प्रॉब्लम्स आए।
ओवर हीटिंग की वजह से इंटीग्रेटेड सर्किट्स मदरबोर्ड से डिस्कनेक्ट हो जाती थी, जिससे एप्पल 2 में क्रैशिंग जैसे इशू हो रहे थे। कंपनी ने अपनी ब्रांड इमेज को बचाने के लिए इस डिवाइस को रिप्लेस करना शुरू की। उन्होंने कस्टमर को डबल मेमोरी और अच्छे हार्डवेयर के साथ नए डिवाइसेस रिप्लेस करके दिए। 3 जनवरी 1977 में जब एप्पल इनकॉर्पोरेटेड हुआ, तब स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियक की एज काफी कम थी, इसलिए मार्क मर्क्यूला ने माइकल स्कॉट को एप्पल का सीईओ बनाया था। 10 जुलाई 1981 को उन्होंने रिजाइन कर दिया ताकि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके। इसके बाद मार्क मर्क्यूला खुद सीईओ की पोस्ट पर आ चुके थे। दिसंबर 1983 में कंपनी ने एप्पल 3 प्लस लॉन्च किया, जिसकी प्राइस $2995 रखी गई। इस डिवाइस में सभी हार्डवेयर प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुकी थी और साथ ही साथ कुछ नए फीचर्स भी थे, जैसे एप्पल कीबोर्ड, बिल्ट इन क्लॉक, 256 KB रैम एटसेट्रा। लेकिन फिर भी एप्पल 3 की वजह से कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान हो चुका था। IBM जो उस टाइम पे एप्पल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था, उसने एप्पल 3 के अगेंस्ट में 16 बिट डिजाइन वाला पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया था, जिसने एप्पल 3 की सेल्स को काफी ज्यादा अफेक्ट किया। सितंबर 1985 तक कंपनी ने एप्पल 3 के सिर्फ 65,000 यूनिट्स ही सेल किए थे, इसलिए इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इस डिवाइस को डिसकंटिन्यू करने से पहले कंपनी में 3 बड़े चेंजेस देखने को मिले थे। पहला चेंज ये था कि कंपनी की प्रोडक्ट लाइन में GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ पहला कंप्यूटर लीजा लॉन्च किया गया। स्टीव जॉब्स ने जब दिसंबर 1979 में जेरोक्स पार्क विजिट किया था, तब उन्हें GUI यूज करने का आइडिया आया, जिसे लीजा में ऐड किया गया। दूसरा चेंज ये था कि 11 अप्रैल 1983 के दिन जॉन स्क्यूली को कंपनी का CEO बनाया गया। इससे पहले वो पेप्सिको के CEO थे। कंपनी ने सोचा कि जॉन की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एप्पल की सेल्स इंक्रीज करने में मदद करेगी। कंपनी में तीसरा बड़ा चेंज था जनवरी 1984 में मैकिंटोश की लॉन्चिंग। स्टीव जॉब को जब मैकिंटोश प्रोजेक्ट का काम पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई थी, तब उनका पूरा फोकस था कि वो इस डिवाइस को लीजा से ज्यादा बेहतर बनाए। लीजा के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उसकी प्राइस $9,000 से भी ज्यादा थी। मैकिंटोश इस मामले में लीजा से आगे था, लेकिन मैकिंटोश प्रोजेक्ट ही वो वजह बना जिसकी वजह से स्टीव जॉब्स ने 1985 में कंपनी में से रिजाइन कर दिया। असल में हुआ ये था कि मैकिंटोश प्रोजेक्ट के दौरान जॉन स्क्यूली और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जॉन स्क्यूली को सपोर्ट किया और इस रीजन की वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया। कंपनी से रिजाइन करने के बाद स्टीव जॉब्स ने एक नई कंपनी शुरू की, नेक्स्ट। ये कंपनी फ्यूचरिस्टिक कंप्यूटर्स बनाती थी जो नेक्स्ट ऐप ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड थी। इसके अलावा उन्होंने ल्यूकार फिल्म को भी एक्वायर किया, जिसका नाम बदल के उन्होंने पिक्सार कर दिया। पिक्सार के एनिमेशंस आज भी लोग पसंद करते हैं। स्टीव जॉब्स के जाने के बाद ही एप्पल कंपनी में बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी। स्टीव वॉजनियक जो एप्पल के को-फाउंडर थे, वो तो 1983 में ही रिजाइन कर चुके थे। एप्पल अपने पिछले प्रोडक्ट के नए वर्जन्स और कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करके मार्केट में सर्वाइव कर रहा था, लेकिन कंपनी उस लेवल से स्केल नहीं कर पा रही थी। ऊपर से जॉन स्क्यूली ने ये डिसाइड किया कि वो मैकिंटोश के प्राइस बढ़ा देगी और कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उसे मार्केटिंग के लिए यूज करेगी। लेकिन उनकी ये स्ट्रेटेजी फेल हुई क्योंकि लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई। 50 अक्टूबर 1993 के दिन जॉन स्क्यूली की जगह माइकल स्पिंडलर को एप्पल का CEO बनाया गया। स्पिंडलर का सबसे सरप्राइजिंग डिसीजन था अपने ही राइवल IBM से पावर PC चिप्स परचेज करना। इस चिप को यूज करने के लिए मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एप्पल कंप्यूटर्स में यूज होता था, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़े। एप्पल ने न्यूटन और कॉपलैंड जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी बनाए, लेकिन वो फेलियर से ज्यादा कुछ नहीं थे। एज अ रिजल्ट 2 फरवरी 1996 में माइकल स्पिंडलर की जगह गिल एमेलियो को CEO बनाया गया। गिल ने एप्पल के फेल होने के कई रीजंस फाइंड किए और उन्होंने कॉपलैंड OS को डिसकंटिन्यू कर दिया। स्टीव जॉब्स की कंपनी नेक्स्ट को $427 मिलियन में एक्वायर कर लिया गया ताकि स्टीव जॉब्स की कंपनी में वापसी हो। 1997 में जब गिल ने रिजाइन किया, तब कंपनी ने $740 मिलियन का लॉस किया था, जिसकी बात हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी की थी। इस लॉस का मतलब ये था कि स्टीव जॉब्स जब CEO बने, तब उनके सामने कई चैलेंजेस थे। 1997 में स्टीव जॉब्स के एफर्ट्स की वजह से बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की मदद से एप्पल में $150 मिलियन इन्वेस्ट किए और पहली बार मैक में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोडक्ट्स देखने को मिले। ये इन्वेस्टमेंट पूरे मार्केट के लिए शॉकिंग था और एप्पल के सर्वाइवल के लिए भी ये टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दूसरी चीज जो स्टीव जॉब्स ने की, वो ये थी कि उस टाइम पे एप्पल के 200 से ज्यादा प्रोडक्ट थे और स्टीव जॉब्स ने ये नंबर घटा के 10 जितने प्रोडक्ट पर ही फोकस करना शुरू किया। 2001 के बाद एप्पल में बहुत बड़े चेंजेस हुए, जैसे नया मैक OS X लॉन्च किया गया।
एप्पल ने अपने नए रिटेल स्टोर्स ओपन करना शुरू किया और सबसे बड़ा चेंज, कंपनी ने लॉन्च किया आईपॉड, जो पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए रिवॉल्यूशनरी स्टेप था। इन्हीं चेंजेस की वजह से कंपनी फिर से लोगों का प्यार पाने में सक्सेसफुल रही। 2007 में एप्पल ने पहला स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च किया और इसके बाद की कहानी तो हम सबको पता है। आज एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट, स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच या फिर एयरबड्स, लोग इनके दीवाने हैं और आज एप्पल का ब्रांड लोगो एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। एप्पल की हिस्ट्री से आपने क्या सीखा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।